नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अक्सर जब भी आप कहीं पर निवेश करते हैं या फिर बैंक में खाता खोलते हैं, एफडी खोलते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और भी कहीं पर भी निवेश करते हैं तो आपको एक फॉर्म भरने को दिया जाता है और ये होता है नॉमिनेशन फॉर्म। आप में से कितने लोग इस नॉमिनेशन फॉर्म को भरते हैं? आप इस पर गौर भी करते हैं? आज हम समझने जा रहे हैं कि नॉमिनी क्या होता है, जो आप उस फॉर्म में जिस नॉमिनी को भरते हैं। नॉमिनी जो है, क्या वही आपकी संपत्ति का रखवाला भी होता है? ये भी आज समझेंगे। नॉमिनी की तमाम बारीकियां आज हम आपको अपने शो में बताने जा रहे हैं और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटवाल। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका मनी गुरु में। थैंक यू स्वाति। तो पंकज जी से चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले शो में क्या खास है उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज शो में हम जानेंगे नॉमिनी क्या होता है और किसे आप इसके लिए चुन सकते हैं, नॉमिनी क्यों जरूरी होता है और कहां कहां इसकी जरूरत पड़ती है, नॉमिनी के क्या है जरूरी नियम और किन बातों का रखें ध्यान, जीवन बीमा, प्रॉपर्टी और म्यूचुअल फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट में कैसे रखें नॉमिनी। पंकज जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है नॉमिनी या नॉमिनेशन को लेकर। है तो बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन शायद बहुत लोग इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और जब ज़रूरत आन पड़ती है तब उन्हें समझ में आता है कि नॉमिनी का असली मतलब तो ये होता है। इसलिए मैं सभी लोगों की समझ के लिए बहुत ही आसान भाषा में आपसे समझना चाहती हूँ कि जब हम किसी फाइनेंशियल लेन देन में या कहीं पर भी जब हम निवेश करते हैं तो वहाँ पर नॉमिनी क्या होता है। पति देखिए, जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो कोई भी एसेट क्लास हो, कोई भी स्कीम हो, तो एक तो ये होता है कि हमारा वो पैसा बढ़े और हमारे काम आए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो व्यक्ति इन्वेस्ट कर रहा है, अगर उसकी मृत्यु हो जाए उस टाइम के दौरान, या इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट में, इंश्योरेंस में तो हम लेते ही इसलिए हैं कि कुछ हो जाए तो उस केस में जो डिपेंडेंट हैं उनको पैसा मिल सके। तो चाहे वो पैसा अपने लिए इन्वेस्ट किया हुआ हो या किसी और के लिए किया हो, लेकिन मकसद ये है कि वो अगर डेथ हो जाए उस व्यक्ति की जिसने वो इन्वेस्ट किया है, वो स्कीम बाय की है, तो वो सही हाथों में जा सके। तो इसके लिए एक प्रोविजन है नॉमिनेशन का कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहां पर अपने फैमिली मेंबर्स को, डिपेंडेंट को उसमें नॉमिनी बनाएंगे। तो अक्सर वैसे तो ये है कि नॉमिनेशन करना अनिवार्य भी है और लोग करते भी हैं, लेकिन कई बार ये हो जाता है कि नॉमिनी बनाया और बाद में उसको कभी अपडेट नहीं करते। तो उसमें ऐसा होता है कि कई बार नॉमिनी की डेथ हो चुकी होती है और उसको अपडेट नहीं किया होता है, तो उस केस में जो फैमिली मेंबर्स हैं, जिस व्यक्ति ने अभी इन्वेस्टमेंट किया है, उसकी अगर डेथ हो जाए और उसके जो फैमिली मेंबर है वो क्लेम लेने जाए, तो मालूम चलता है कि उसमें तो नॉमिनी जिसको रखा हुआ है उसकी पहले ही डेथ हो गई है। तो इस तरह की गलतियां होती हैं। या फिर कई बार लोग जो एक्चुअल में बेनिफिशियरी होना चाहिए, जिसको बेनिफिट मिलना चाहिए, उसके बजाय किसी और को नॉमिनी बना देते हैं। कई वजह हो सकती है उसकी, हो सकता है शादी नहीं हुई उस वक्त किसी को नॉमिनी बना दिया, बाद में फैमिली हो गई लेकिन आपने उसको अपडेट नहीं किया, ऐसी मिस्टेक हो सकती हैं। तो जरूरी है कि नॉमिनी बनाया जाए, एक से ज्यादा नॉमिनी बना सकते हैं और उसको टाइम टाइम पर अगर जरूरत पड़े तो उसको अपडेट भी करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ ज़रूरी बातें हैं नॉमिनी को लेकर जो आप सबके लिए समझनी ज़रूरी है। इसमें एक बहुत एक ज़रूरी पहलू है, मैं समझना चाहती हूँ आपसे और मैं चाहती हूँ कि आप ये दर्शकों को क्लियर करें कि कहते हैं कि नॉमिनी पैसे का हकदार नहीं होता है, दरअसल वो एक केयर टेकर होता है। तो क्या ये सही है कि एक नॉमिनी और एक कानूनी वारिस ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं? देखिए, ये हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कुछ जगहों पर ऐसा है कि जो नॉमिनी है वही कानूनी वारिस भी माना जाएगा, मतलब कि उसी का हक बन जाएगा उस पैसे के ऊपर। और कुछ चीजों में ऐसा है कि नॉमिनी जो है वो सिर्फ केयर टेकर है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो पैसा कलेक्ट करके लेके आए और जो उस व्यक्ति के जिसने इन्वेस्टमेंट किया था उसके एक्चुअल जो बेनिफिट बेनिफिशियल ओनर्स हैं उनको वो पैसा दे दे। तो ये डिपेंड करता है आप कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसके लिए जरूरी है कि इन चीजों को समझना, और जहां तक हो सके जो बेनिफिशियल ओनर्स हैं
उन्हीं को अगर नॉमिनी बनाया जाए तो ये और भी अच्छा होगा। अब कई बार क्या होता है, जैसे हम अगर फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करें, तो फिक्स्ड डिपॉजिट में जो आपका नॉमिनी है वो सिर्फ केयर टेकर है एक तरह से। अब यहाँ पर अगर व्यक्ति चाहता है कि उसकी एक मेल व्यक्ति है मान लीजिए, और उसको ये लगता है कि उसकी डेथ के बाद किसको पैसे जाना चाहिए, और लीगल तौर पर उसकी विडो और उसकी मदर दोनों को सेम अधिकार होगा अंडर हिंदू हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो अगर उस व्यक्ति को ये चाहिए कि मैं लॉ के हिसाब से भी ये सेम रखूं, तो अपनी मदर को और वाइफ को दोनों को नॉमिनी बना दे उसके अंदर। लेकिन अगर उसने सिर्फ मदर को बनाया है, तो भी मदर का ये हक बनता है कि अगर वो एज ए नॉमिनी, एज ए केयर टेकर उस बेनिफिट को कलेक्ट करती हैं, तो वो जो विडो है उनके, जिसकी डेथ हुई है, उनकी जो वाइफ है, उनका भी हक बनेगा उसके ऊपर कि 50% उनको भी मिले। तो इसके लिए या तो पहले ये हो कि दोनों को ही बना दिया जाए तो बाद में दिक्कत ही ना हो, या फिर ये बात समझाई भी जाए और समझी जाए कि अगर वहां पर नॉमिनी बनाया हुआ है तो एक्चुअल में हक किस किस का है उस बेनिफिट की। ओके। पंकज जी, नॉमिनी बनने के एलिजिबल व्यक्ति कौन कौन या रिश्ते कौन कौन से होते हैं? बिल्कुल, देखिए ये डिपेंड करता है यहाँ पर, अगेन नॉमिनी तो आप किसको बना सकते हैं, उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट तरह के इन्वेस्टमेंट में डिफरेंट मायने हैं इसके। तो अगर हम जैसे एग्जांपल बात करते हैं डीमैट अकाउंट, आप शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहां आपने किसी को, जिसको आपने वहां पर नॉमिनी बना दिया, वो बेनिफिशियल ऑनर भी बन जाएगा। तो अगर वो व्यक्ति चाहे कि अपनी वाइफ के बजाय अपने भाई को उसने वहां पर नॉमिनी बना दिया, तो भाई का उसके ऊपर हक बन जाएगा। वहां पर व्यक्ति की विडो कल को ये क्लेम नहीं कर सकती, उनकी अगर डेथ हो जाती है, कि ये मेरा हक है, क्योंकि उसमें कॉर्पोरेट लॉ के हिसाब से ये रूल है कि डीमैट में जिसका भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी नॉमिनी है उसका इस पर मालिकाना हक बन जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें एफडी की, तो वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर जो लीगल हेयर हैं वो अगेन मदर, विडो, यानी कि वाइफ जो है, या फिर उनके बच्चे, वो यहाँ पर सबसे पहले उनका हक होगा। उसके बाद में फादर का या ब्रदर सिस्टर का हक होगा। तो इसके लिए यहाँ पर जरूरी है, अगर आप एफडी जैसी हम्म। चीजों में कर रहे हैं, तो आप, अगर वो मेल व्यक्ति है, हिंदू मेल, तो वो अपनी मदर और अपनी वाइफ दोनों को भी नॉमिनी बना दे, ताकि दोनों का हक वही लीगल फेयर भी है और उनको मिल भी जाए। पर इस केस में अगर उस व्यक्ति की मदर नहीं है, पेरेंट नहीं है, तो अपने फिर बच्चों को या वाइफ को बनाए, वाइफ को पहले बना दे, तो डेफिनेटली उनको पूरा हक भी मिल जाएगा और वो उसके लीगल फेयर भी होंगे। तो हम्म। इस तरह से आप ये देख लें। और हम्म। कंफ्यूजन ना हो इसके लिए अगर सिंपल बात करूं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाएगा बताना कि किस चीज में क्या है, तो सबसे अच्छी बात है कि व्यक्ति यही चाहता है कि उसका जो फर्स्ट हक है, स्पाउस का जो है, वाइफ के और हस्बैंड के बीच में, स्पाउस को नॉमिनी बनाया जाए। और हम्म। साथ में अगर पेरेंट्स हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि पेरेंट्स भी कई बार बच्चों पर डिपेंडेंट होते हैं, तो उस केस में मदर को, फादर को, उनको भी नॉमिनी बना दिया जाए। ये काफ़ी ज़रूरी और इंटरेस्टिंग बात है जो नॉमिनी को लेकर जाननी बेहद ज़रूरी है। अब नॉमिनी माने किसी ने बनाया है नहीं, तो उसके लिए, या जो ये समझते नहीं कि हाँ ठीक है नॉमिनेशन तो कर देंगे, ये बात की प्रक्रिया, पहले निवेश तो कर दें या पहले बैंक खाता तो खोल दें, उनके लिए मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि अगर नॉमिनी आपने नहीं बनाया है, या जैसे आपने शुरुआत में कहा था कि नॉमिनी बना दिया लेकिन नॉमिनी की मृत्यु हो गई और उसको अपडेट नहीं किया, तो कैसी अड़चनों का सामना करना पड़ता है लोगों को? बातें यहाँ पर बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। अगर नॉमिनेशन नहीं है, तो उस केस में उस पैसे को लेना परिवार के लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और आपको ये शायद आपको जानकारी है इस बात की कि आज भी इंडिया में बहुत सारी चीजों में, चाहे हम इंश्योरेंस कंपनी की बात करें या हम ईपीएफओ की बात करें, बहुत सारा अनक्लेम्ड पैसा है। उसकी वजह यही है कि वहां पर अगर नॉमिनी नहीं बनाया गया, हम्म। तो घर वाले या उनकी फैमिली मेंबर जो भी हैं जिसकी डेथ हो चुकी है, वो काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं और क्लेम नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नॉमिनेशन तो बिल्कुल होना ही चाहिए, चाहे आपने किसी को भी बनाया, तो एटलीस्ट वो क्लेम लेकर आएगा और जो लीगल हेयर हैं उनको ये मिल जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि नॉमिनेशन बनाना चाहिए। दूसरी बात ये है कि टाइम टाइम पर अपडेट करना चाहिए। अब आपने जो पूछा कि नहीं है तो उसमें क्या होगा? उसमें अगेन क्या होता है कि पहली चीज़ तो ये है कि अगर पैसा बहुत छोटा है, अगर थोड़ा बहुत मतलब लाखों में नहीं हज़ारों में हो, तो बैंक वगैरह इंडेमनिटी बॉन्ड आपसे साइन करवा के, जो भी मतलब लीगल हेयर है,
उनसे इंडेमनिटी बॉन्ड का मतलब ये होता है कि अगर किसी और का इस पर क्लेम आया तो ये हमारी जिम्मेदारी होगी, हम इस पैसे को वापस करेंगे। तो वहां पर तो आपका इंडेमनिटी बॉन्ड से काम चल जाएगा, बट ये बहुत छोटी रकम होगी, थोड़ी होता है। अदरवाइज तो आपको सक्सेशन हम्म सर्टिफिकेट कोर्ट से लाना होता है। तो जो लीगल हेयर होते हैं वो ये प्रूव करेंगे कि इस पर मेरा हक है। तो उस केस में बहुत सारी चीजें हैं, लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी होता है, सक्सेशन सर्टिफिकेट होता है, और एक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो डिफरेंट चीजों में डिफरेंटली इसको यूज किया जाता है। तो पहले तो ये प्रूव करना होगा कि जो लीगल हेयर हैं वो कौन कौन है। तो क्योंकि इस केस में डेफिनेटली अगर किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, मान लीजिए मेल है, तो उसकी वाइफ डेफिनेटली क्लेम करेंगे कि मेरा हक है। तो उनको ही प्रूव करना होगा, या उनके बच्चे हैं उनको प्रूव करना होगा कि ये सब लीगल हेयर है। तो यूजुअली अगर प्रॉपर्टी की बात करूं तो वहां पर या तो सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर लीगल हेयर जो कि तहसीलदार ऑफिस से, जो वारिसान भी बोलते हैं बेसिकली हिंदी में, तो सर्टिफिकेट लेके आना होगा और उसके बिहाफ पर वो क्लेम करेंगे। अदरवाइज सक्सेशन सर्टिफिकेट मिलेगा कोर्ट से, तो टाइम भी लगता है, पैसा भी खर्च होता है। तो सक्सेशन सर्टिफिकेट के बिहाफ पर फिर आप इस पर क्लेम ले पाएंगे। बट मैं स्वाति एक बात और ऐड करूंगा, ये सब बातें तब है जबकि नॉमिनेशन भी नहीं है हम्म और वसीयत भी नहीं लिखी गई है। तो अगर कोई भी व्यक्ति जब हम्म। भी इन्वेस्टमेंट करता है, अगर वसीयत लिख ले, अपनी विल बना ले, तो फिर ये प्रक्रिया बहुत ही ईजी हो जाती है। तो मेरी सलाह तो ये होगी कि नॉमिनेशन तो आपको रखनी चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर आप वसीयत बना लें अपनी, तो वसीयत जो होती है वो हर चीज को सुपरसीड कर देती है। नॉमिनेशन में अगर ये वजह भी आ गई कि हम्म किसी को नॉमिनी बनाया था, उसकी डेथ हो गई, या जो भी चीजें हो, वो सब खत्म हो जाती हैं। तो बहुत अच्छा होगा हम्म कि हर व्यक्ति हम्म अपनी विल लिखने के बारे में सोचे। ये आपने बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है, नॉमिनेशन और विल प्लानिंग। ये अपने आप में बिल्कुल एक अलग चर्चा है जो हम अगले किसी एपिसोड में आपसे ज़रूर करना चाहेंगे कि विल प्लानिंग क्या है, विल प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, कानूनी वारिस वारिस आपको कैसे चुनना चाहिए, विल की रजिस्ट्रेशन कैसे की जानी चाहिए। इस पर हम ज़रूरी एक मनी गुरु एपिसोड ज़रूर लेकर आएंगे, क्योंकि हम नॉमिनी कहाँ कहाँ पर ज़रूरी होता है। हालांकि हर जगह नॉमिनेशन आपको करना चाहिए। आपने शुरुआत में जैसे जीवन बीमा का जिक्र किया था पंकज जी, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया इसमें होती है कि हाँ, इसका मूल आधार ये है कि आपको एक नॉमिनी तय करना होता है। इसमें क्या प्रावधान है कि जो, क्योंकि हम यहाँ पर कानूनी वारिस की भी बात कर रहे हैं, कानूनी वारिस को ही अगर नॉमिनी, जो कानूनी वारिस है अगर वो नॉमिनी भी हो, तो क्या इंश्योरेंस के इस पर्टिकुलर स्पेस में क्या बेटर रहेगा आगे कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, या किस तरीके की यहाँ पर परेशानियां खड़ी होती हैं? बिल्कुल स्वाति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंश्योरेंस तो डेफिनेटली लिया ही जाता है। अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वो तो लिया ही डिपेंडेंट्स के बेनिफिट के लिए है। तो यहाँ पर एक तो ये कि नॉमिनेशन बिल्कुल हम्म बराबर से होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। अब यहाँ पर भी पहले कैसे था कि आपकी जो जो नॉमिनी है वो सिर्फ केयर टेकर था, लेकिन अभी इंश्योरेंस एक्ट में अमेंडमेंट के बाद में अब ये हो गया कि जिसका भी नाम आपने वहां पर लिखा हुआ है वो उसका हकदार हो जाएगा। तो ऐसे में अब, क्योंकि अक्सर कोई भी व्यक्ति अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है तो ये चाहेगा कि उसकी डेथ के बाद उसकी उसका स्पाउस, बच्चे, उनको इस पर हक मिले। अब मान लीजिए किसी ने, जैसे कि हो सकता है हम्म शादी नहीं हुई है और उस वक्त उस व्यक्ति ने अपने भाई को नॉमिनी बना दिया। अब जैसे मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पर इंश्योरेंस में अब ऐसा हो गया है कि जो भी नॉमिनी है वही आपका हकदार भी है, वही उसका लीगल मतलब हम्म कानूनी तौर पर उसका हकदार बन जाएगा। तो कल को अगर वो भाई को नॉमिनी बनाया और भाई पूरा पैसा कलेक्ट कर ले और ये बोले कि मैं किसी को नहीं दूंगा, तो इसमें हम्म कोई भी लीगल तौर पर उसकी हम्म वाइफ क्लेम नहीं कर पाएगी। इसके लिए जरूरी है, अगर आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ हम्म पर, क्योंकि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसकी डेथ के बाद उसका जो हक हो वो इससे पहले, डेफिनेटली फैमिली की हम बात करें तो स्पाउस और बच्चे जो होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, वो फैमिली मेंबर पहले माने जाते हैं। तो वो ये कोशिश करे, कोई भी व्यक्ति अगर उसने जी शादी से पहले भाई बहन को बना दिया था, तो शादी होती, और ये स्वाति बहुत हम्म सारी जगह पे गवर्नमेंट स्कीम की बात करें तो वहाँ पे मैंडेटरी भी है ऐसा कि आपको शादी के बाद हम्म फैमिली की डेफिनेशन चेंज हो जाती है और चेंज करना पड़ता है। तो इंश्योरेंस में आप ध्यान रखें, यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, बट आप कोशिश करें कि जैसे भी आपकी फैमिली हम्म हो, अपने स्पाउस को यहाँ पे नॉमिनी बनाएं, हम्म मदर को आप इंक्लूड, अगर क्योंकि हम्म एक से ज्यादा भी नॉमिनी बन सकते हैं,
तो अगर आप चाहते हैं कि कल को ऐसा ना हो कि हुँ, एक ही व्यक्ति पूरे पैसे पे क्लेम कर ले और दूसरे को दिक्कत आए, तो अगर आपके घर में ऐसी स्थिति है कि आप चाहते हैं कि हुँ, 50% स्पाउस को जाए, 50% मदर को जाए, तो आप पहले ही दोनों को 50-50% का हुँ। नॉमिनी वहाँ पर बना दीजिए। वाक़ई। तो बेसिकली नॉमिनी भी तय करना है तो काफ़ी सोच समझकर आपको उस शख्स का चुनाव करना चाहिए जिसको आप नॉमिनी रखना चाहते हैं और इंश्योरेंस में तो और भी ज़्यादा ख़ासा ये ज़रूरी हो जाता है। वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद छोटी बचत स्कीम में क्लेम सेटलमेंट का तरीका नॉमिनी के लिए क्या है, किन बातों का ध्यान नॉमिनी चुनने से पहले आपको करना चाहिए और कुछ ज़रूरी नियम भी समझेंगे हम नॉमिनी को लेकर। थोड़ी देर में देखते रहिए मनी गुरु। आज हम जिक्र कर रहे हैं नॉमिनी क्यों है जरूरी, नॉमिनी क्या होता है और हमारे साथ हैं पंकज मटपाल। पंकज जी, आपसे कुछ ज़रूरी नॉमिनेशन से या नॉमिनी से जुड़ी हुई कुछ ज़रूरी बातें मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सबसे पहले कई लोग जैसे हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि कोई नाबालिग मतलब जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको भी नॉमिनी घोषित कर सकते हैं और उसमें क्या नियम लगते हैं? बिल्कुल, देखिए आप माइनर को नॉमिनी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ पर फिर एक अपॉइंटी या गार्डियन आपको रखना पड़ेगा। तो अगर वो क्योंकि माइनर है, तो माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में तो एलिजिबल नहीं है साइन करने के लिए। तो अगर आपने बच्चे को बनाया है, तो उसके साथ-साथ आपको कोई अपॉइंटी रखना पड़ेगा, कोई गार्डियन रखना पड़ेगा। तो वैसे मैं आपको बताऊँ, बहुत बार लोग हम्म। कोशिश करते हैं कि बच्चों को नॉमिनी बनाते हैं, लेकिन उसके बजाय अगर किसी ऐसे मेंबर को जो ऑलरेडी मेजर है, उसको बनाया जाए, तो बेहतर होगा। लेकिन जैसा आपने पूछा, तो पॉसिबल है ये कर पाना। मैनर को बनाइए, उसकी जगह उसके साथ-साथ किसी हम्म। को साथ में उसका एक अपॉइंटी बना दीजिए। कई लोग तो ऐसा भी करते हैं पंकज जी कि मानिए बैंक अकाउंट खोल रहे हैं या इंश्योरेंस के मामले में ही आनन फानन में कोई भी नॉमिनी भर दिया, उस समय उनको समझ नहीं आता कि किसे नॉमिनी रखें, उसको बाद में बदला जा सकता है और आसान है प्रक्रिया। बिल्कुल, देखिए कितनी भी बार आप नॉमिनेशन चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही बोला कि नॉमिनेशन करना एक चीज़ है, लेकिन वैलिड नॉमिनेशन होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी स्कीम लेते समय उस वक़्त किसी को भी नॉमिनी बना दिया और उसके बाद में आप फिर भूल गए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, लोग इन्वेस्टमेंट करते समय भी बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं और डॉक्यूमेंट आने के बाद उसको देखते नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सही नॉमिनेशन चुना, लेकिन टाइपिंग एरर हो गया और उसमें नॉमिनी का नाम जो है वो गलत भर दिया गया, किसी वजह से गलत हो गया और आपने देखा ही नहीं। तो कल को हो सकता है बाद में भविष्य में जो हम्म। भी क्लेमेंट है, उनको बहुत दिक्कत आ जाए। तो आप ये भी कोशिश करें कि नॉमिनी बराबर से बनाया गया हो। आप ये भी ज़रूर जाँच करें कि डॉक्यूमेंट में वो बराबर नाम प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ है, और समय के साथ अगर ज़रूरत पड़ती है, तो हम्म। उसको आप चेंज भी करें। तो आज एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँगा मैं आपको। अक्सर हम लोग बात करते हम्म। हैं इन्वेस्टमेंट की, तो हर जगह पे स्कोप होता है कि आप नॉमिनी बना लीजिए। पर आपने देखा होगा कि जो ओनरशिप के घर हम्म। होते हैं, मतलब फ्लैट वगैरह में, तो ख़ैर वहाँ भी नॉमिनेशन आप रख सकते हैं। लेकिन जो खुद की प्रॉपर्टी में घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट हम्म। करते हैं, वहाँ पर अक्सर नॉमिनेशन नहीं होता है। हम्म। तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत आती है, जब घर ट्रांसफ़र करना होता है, हम्म। घर बेचना होता है, जो लीगल हेयर होते हैं उनको, तो बहुत दिक्कत आती है। तो इसके लिए ध्यान रखा जाए कि नॉमिनी बराबर हो, लेकिन उसके अलावा हालाँकि हमने जैसे डिस्कस किया कि अभी बात करेंगे, लेकिन विल इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। बिल्कुल। अब छोटी बचत स्कीम में क्लेम सेटलमेंट का थोड़ा तरीका हाल ही में बदला है, सरकार ने इसमें कुछ बदलाव भी किए हैं पंकज जी। इसमें जैसे क्लेम की रकम किसी नॉमिनी को अगर क्लेम करना है 5 लाख रुपए तक है, तो नॉमिनेशन जो किया है उसके आधार पर ही सेटलमेंट होगा, लेकिन अगर जो रकम है 5 लाख से ज़्यादा हो गया तो क्या यहाँ पर सक्सेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी हो जाता है और किन केसेस में? देखिए, अगर नॉमिनेशन वैलिड है और जो जो लीगल हेयर हैं वही उसमें नॉमिनी है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आप नॉमिनेशन कहीं भी हो, वो वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर कोई भी ऐसा है कि जो नॉमिनेशन है वो वैलिड नॉमिनेशन नहीं है, तो उस केस में फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट मस्ट हो जाता है। मैंने पहले भी ज़िक्र किया, सक्सेशन सर्टिफिकेट आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अप्लाई करना होता है और वहाँ पर कोर्ट इस बात की जाँच करेगा कि जो भी लोग क्लेम कर रहे हैं, उनके अलावा किसी और का तो इस पे क्लेम नहीं है और वो सच में लीगल हेयर हैं, उसके हकदार हैं, और वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के बेसिस पर फिर पोस्ट ऑफिस या जो जहाँ पे अपनी स्मॉल सेविंग स्कीम बैंक में अगर ओपन की हुई है, तब उसका सेटलमेंट होगा। लेकिन अगर मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये वैलिड नॉमिनेशन है, जो आपके लीगल हेयर हैं, वही वहाँ नॉमिनेशन है उनका, तो उस केस में फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम्म।
आपने कुछ केसेस का ऐसे जिक्र किया कि जहां पर अनडिस्क्लोज्ड जो है वो अकाउंट्स हैं उसको क्लेम करने के लिए कोई आता ही नहीं है, तो ऐसे केसेस में कोई एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है क्या पंकज जी, जहां पर मानिए अगर डिपॉजिटर है वो है ही नहीं, कोई क्लेम करने वाला है ही नहीं, मैं डिपॉजिटर की यहाँ पर बात करें, तो वैसे अकाउंट का या वैसे क्लेम का क्या किया जाएगा? देखिए, एक तो ये होता है कि अगर कोई मिसिंग केस है, मान लीजिए कि जो डिपॉजिटर है वो मिसिंग है, फैमिली मेंबर्स को पता है कि उसका उनके जो जिसकी जो अभी मिसिंग है, हम्म। उसका कोई इन्वेस्टमेंट है, सब कुछ डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन डेथ नहीं हुई है। डेथ होती है तो डेथ सर्टिफिकेट लगा के वो नॉमिनी क्लेम हम्म। करता है, लेकिन मिसिंग है। तो इस केस में 7 साल का एक टाइम है, 7 साल तक अगर वो पर्सन नॉन ट्रेसेबल है, तो उसके बाद उसको डेड मान हम्म। लिया जाता है और नॉमिनी जो है उसको क्लेम कर सकता है। दूसरी बात ऐसी है कि अगर जो व्यक्ति है कोई क्लेम ही नहीं करता है कुछ भी, तो उस केस में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उस पैसे को यूजुअली इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर देती है। तो जैसे आपने देखा होगा कि अनक्लेम्ड डिविडेंड होता है या हम्म। अनक्लेम्ड फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, तो उस पैसे को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो उस पैसे को यूज करते हैं कि कई बार लोगों के साथ जो फ्रॉड होते हैं, चीटिंग होती है या फिर एजुकेशन पर्पज के लिए उस पैसे को यूज किया जाता है। तो आपका पैसा आपके जो डिपेंडेंट हैं उनको मिले, अगर आप ये चाहते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि अपना जो नॉमिनेशन है वो सोच समझकर बिल्कुल तरीके से बनाया जाए और किसी को उसमें एम्बिग्यूइटी ना हो, किसी को दिक्कत ना आए। और एक बात और मैं कहना हम्म। चाहूँगा, कई बार किसी ने अगर ऐसे व्यक्ति को नॉमिनी बना दिया और किसी दूसरे मेंबर ने, मान लीजिए कि फैमिली में 2 लीगल हेयर हैं और एक को नॉमिनी बनाया, दूसरे व्यक्ति अ, इस बात से सैटिस्फाइड नहीं है कि जो नॉमिनी है वो पैसा लेके आएगा और मुझे देगा। उसने अगर ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया वहाँ पर, तो हम्म। उस केस में वो फिर लिटिगेशन में चला जाएगा हम्म। मामला और वो बैंक हो सकता है दोनों में से किसी को नहीं देगा और बोलेगा कि आप सक्सेस सर्टिफिकेट लेके आओ, उसके बाद में आपको हम्म। पैसा देंगे। तो ये मैटर ना आए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो हम्म। भी लीगल हेयर हैं, उनको हम्म। बराबर से नॉमिनी बनाएँ ताकि हम्म। नॉमिनी बना दिया पर मैटर लिटिगेशन हम्म। में जाए, तो वो और दिक्कत हो जाएगी। हम्म। बिल्कुल पंकज जी, आखिर में और बहुत संक्षिप्त में, ईपीएफ नॉमिनेशन या उसकी जो रकम है, बीमा की रकम है, उसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, क्या फायदे हैं इसके? बिल्कुल, देखिए इसमें जो ईडीएलआई है, जब आप ईपी मतलब एम्प्लॉयी प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है बेसिकली, तो उसमें ऑटोमेटिकली आप ईपीएफ, ईपीएस यानी कि पेंशन स्कीम और साथ में ईडीएलआई के मेंबर बन जाते हैं। ईडीएलआई एक तरह से आपका टर्म इंश्योरेंस ये समझ लीजिए कि उस केस में जो भी ईपीएफ का मेंबर है, उसकी अगर डेथ हो जाती है, तो उस केस में फैमिली मेंबर्स को, उसके जो डिपेंडेंट हैं, उनको एक लमसम अमाउंट मिलता है। ये पहले 6 लाख था, इसको बढ़ाकर अब 7 लाख तक कर दिया गया है। आपकी जो प्रीवियस 12 मंथ की जो सैलरी है, मैक्सिमम 15,000 मानी जाती है, इसमें जो लिमिट है, उसका 30 टाइम तक या फिर मैक्सिमम 7 लाख रुपीस तक पेमेंट किया जा सकता है। तो ये एक अच्छा है कि आप ख्याल की 7 लाख भी बहुत हम्म। बड़ी अमाउंट नहीं होती है, बट एटलीस्ट थोड़ा बेटर हो गया पहले से। हम्म। जी, तो नॉमिनी से जुड़े हुए कई ऐसे नियम हैं, नॉमिनी क्यों ज़रूरी है, किसे बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, इस पर आज हमने चर्चा की और समझा इसको बारीकी से। इस पर बातचीत करने के लिए पंकज जी बहुत शुक्रिया आपका मनी गुरु में शामिल होने के लिए। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वक्त एक ब्रेक का हो गया है, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जी बिजनेस।